ये सर ये रिकॉर्डिंग भी आप क्लासरूम पे सेंड कर देना हमें। जी मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, लेकिन लाइव सेशन आप लोगों ने लेना है इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ उस पर लाइव सेशन ओके सर। हूँ कि अक्सर लोग जो है ना लाइव सेशन भी नहीं ले रहे और रिकॉर्डिंग भी नहीं ले रहे बाद में। लाइव सेशन का ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग जो है डायरेक्टली सुन रहे हैं। बहरहाल अभी तो मैं आज जूम पे ले रहा हूँ आप सब लोगों की, क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहे थे। तो बाकी जब मैंने लेनी होगी फेसबुक पे तो वो मैं लूँगा, लेकिन कोशिश किया करें कि लाइव सेशन मैक्सिमम आप लोग अटेंड किया करें। ये स्लाइड्स शेयर हो रही हैं सबके साथ? Yes, sir. Yes, sir. ओके क्लास, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड डिसीजन मेकिंग गाइडलाइंस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर द डिफरेंट एथिक्स अप्रोचेस एंड देयर आर द डिफरेंट एथिकल थ्योरीज which are important for all of us to take the better decisions. इसमें हम कुछ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड्स को डिस्कस करेंगे। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये जो आपका लेक्चर है आज का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थ्योरीज एंड टर्म्स। इसमें लेक्चर आउटलाइन को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एथिकल डायलेमास। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि व्हाट इज द एथिकल डायलेमा और ये कौन सी सिचुएशंस होती हैं इन जिसमें हमें वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेक द डिसीजंस। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया। मोरल क्रिएटिविटी क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे, एंड एथिकल रीजनिंग। हमें जब भी कोई डिसीजन लेना होता है किसी भी सिचुएशन में तो हमें उसकी रीजनिंग देनी होती है, आर्ग्यूमेंट देना होता है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दैट आवर डिसीजन इज द राइट डिसीजन। उसको हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज एंड डायलेमास। एथिक्स जो होते हैं सिर्फ एक इंसान के एज इंडिविजुअल नहीं होते, ये एज अ सोसाइटल भी हो सकते हैं, एज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं और एज अ ग्लोबल भी हो सकते हैं। ऑल दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एथिक्स और यू विल हैव टू केयर अबाउट दीज एथिक्स एट ऑल ऑफ दीज लेवल्स। इसको हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द डिसीजन क्राइटेरिया फॉर एथिकल रीजनिंग। Then most importantly the different ethical theories and approaches. Among these theories the most important theories are ethical relativism क्या होती है, it is also termed as a self interest approach. The other one is the utilitarianism theory. इसको हम consequentialist approach कहते हैं और result based approach कहते हैं. Then there is universalism theory, a deontological approach और duty based approach. Then rights theory एक होती है, इसको हम entitled based approach कहते हैं. We will discuss all of these important topics. Then we will discuss about the justice approach. इसमें procedural justice होते हैं, compensational justice होते हैं, retribution क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। Then we will discuss about immoral, amoral and moral management. We've already discussed these important concepts. इसको थोड़ा सा आज के सेशन में we will repeat it. Then individual ethical decision making styles कौन से होते हैं? As an individual, what are the different styles we can use or for the different decision making purpose? Then for social responsibility roles क्या होते हैं? We will discuss. Then there are the different tests which have been designed and by the different theories जो हमें guide करते हैं for finding out कि what are the ethical decisions. और in the end जो है I will conclude all of this discussion and lecture. So these are the important topics which we will discuss today. Now ethical dilemmas. Ethical dilemmas in business usually involve tough choices that must be made between the competing interests. Ethical dilemma, as I told you earlier, that is not a very easy situation which is faced by the different managers. Managers जब organization में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी situations आती हैं जिसमें उनको tough decisions लेने पड़ते हैं। उनको पता नहीं होता कि what is the right choice. ठीक है, दोनों चॉइस, अगर दो चॉइसेस अवेलेबल हैं तो दोनों ही उनको सही लग रही होंगी, then they will find it difficult to decide about the right choice. Although ethical reasoning has been defined in part by acting on
principled thinking. It is also true that moral creativity, negotiating skills, and knowing your values also help solve these tough real world situations. जब इस किस्म की situations आती हैं before the managers, then they can use the different guidelines. What guidelines क्या होती है? They can use the different negotiation skills. They can discuss the different different stakeholders के साथ वो negotiation कर सकता है, discuss कर सकता है. Then he can use the different ideas. इसको हम कहते हैं moral creativity. He can use the different ideas under the different situations. Under these ideas, they can take the good decisions. So ये सारी चीजें, इसके अलावा जो theories आज हम पढ़ेंगे, they can take the help from these theories to decide about a particular, in a particular situation. A problem in the, इसको हम इस तरीके से भी define कर सकते हैं ethical dilemma को, that it is a problem in the decision making process between the two possible but unacceptable options from an ethical perspective. यानी वो जो options होती हैं वो दोनों ही unacceptable लग रही होती हैं, and you find it difficult to select among these options. तो इस situation को हम कहते हैं that is the ethical dilemma. इसको we can also define ethical dilemma as it is a conflict between alternatives where no matter what a person does, some ethical principle will be compromised. Analyzing the options and their consequences provides the basic elements for decision making. So इस situation को हम कहते हैं that is the ethical dilemma, and we can use the different guidelines to take decision under these sort of situations. इसकी examples we have already discussed different examples. Now other examples are taking credit for others' work. Now that is the general practice in most of the organizations कि काम कोई कर रहा होता है और उसका जो benefit है कोई और ले रहा होता है, या आपका boss ले रहा होता है. Suppose कि आपका कोई subordinate कोई काम कर रहा है लेकिन उसका benefit जो है before the top management उसको represent इस तरीके से कर रहा है, उसका सारा फायदा जो है boss का हो रहा होता है. No, these are debatable issue कि ये ठीक है, ethical है, unethical है. Then offering a client a worse product for your own profit. No doubt, we define the business as this is the entity whose main objective is to earn the profit. लेकिन इसी profit पे अगर आप किसी को ऐसा product दे रहे हैं which is a defective product, तो you'll have to think about कि ये ethically आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. No doubt आपको profit तो हो जाएगा, but वो जो act है वो ethical है या unethical है. Then utilizing inside knowledge for your own profit. Inside knowledge like inside trading का concept होता है organization में. अगर आपके स्टॉक्स पे स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर हैं और आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द स्टॉक्स और इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट्स, तो इस सिचुएशन को भी हम कहेंगे दैट इज द सिचुएशन इन विच यू हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन व्हिच शुड बी मोर एथिकल इन नेचर. इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस हमने पहले भी डिस्कस की कि अगर आपको कोई आपका स्टेक होल्डर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ देता है तो वेदर यू शुड एक्सेप्ट इट or you can take it as the bribery. So these are the different examples which are termed as ethical dilemmas. और यही वो situations होती हैं जिसमें आपने decision लेना होता है और ethically you'll have to think about that what is the right choice you should have. Then levels and the types of ethical issues and dilemma. Ethical issues and dilemmas results from the pressures that are experienced at 4 levels. ये जो प्रेशर्स होते हैं ये 4 लेवल्स पे होते हैं. सिमिलरली एथिकल इश्यूज विल बी कन्फ्रंटेड एट द डिफरेंट लेवल्स. एक तो आपका इंडिविजुअल लेवल होता है, आपको इंडिविजुअली कोई डिसीजन करना है और आपको जो एथिक्स के बारे में यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट इंडिविजुअल एज अ पर्सन, यू विल हैव टू सी इट. देन दूसरा जो इसका लेवल है दैट इज द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी ओवरऑल आपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिसीजन करना है कि वेदर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन समथिंग इज राइट और रॉन्ग. इंडस्ट्री लेवल पे डिसीजन है, लाइक अगर कोई आपकी केमिकल की फैक्ट्री है और उसका जो वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका वेस्ट नहीं कर रहा है और धुआं नहीं कर रहा है, तो वेदर उसका सोसाइटी को नुकसान होगा या क्या होगा. तो अगेन ये इंडस्ट्रियल इशू भी है, ये सोसाइटल इशू भी है. इसी तरीके से कुछ इश्यूज ऐसे बन जाते हैं जो बहुत ही इंटरनेशनल इश्यूज बन जाते हैं. लाइक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, इधर आपकी चाइल्ड लेबर इज वेरी कॉमन. चाइल्ड लेबर ना, चाइल्ड लेबर जो है ना, बाकी अगर कंट्रीज को देखें, हम यूरोप को देखें, अमेरिका और डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वो इसको एक गली समझते हैं कि यार बच्चों से आप काम ले रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं बच्चों से. हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा होता है चाइल्ड लेबर. आपने देखा होगा मार्केट्स में चले जाएं,
वर्कशॉप्स में चले जाएं, घरों में चले जाएं, बच्चे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अपनी वो बात वो जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं और दैट मे बी राइट. सो द कंक्लूजन इज जो इश्यूज होते हैं एथिक्स के, वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, and we should be careful about all of these levels of issues and the relevant ethical dilemmas. अच्छा, इसमें भी हमने एक टर्म यूज की थी, मोरल क्रिएटिविटी. मोरल क्रिएटिविटी के व्हाट इज मोरल क्रिएटिविटी? मोरल क्रिएटिविटी इज मोरली वैल्यूएबल न्यूनेस. यानी जो क्रिएटिविटी है दैट इज रिलेटेड टू द न्यूनेस. That doesn't mean inventing the virtues from scratch, but rather developing the fresh ideas based on fundamental moral values. यानी moral creativity का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई रूल्स ऐसे नहीं है जो आपको हेल्प नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग में, तो आप अपने आइडियाज यूज करें, न्यू आइडियाज जनरेट करें इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजंस. और न्यू आइडियाज जनरेट करने का मतलब ये नहीं होता हम बिल्कुल ये डिफरेंट किस्म के एथिक्स के नॉर्म्स बना लें और इसकी वैल्यूज डिफाइन कर दें. उसका मतलब ये होता है कि आप न्यू आइडियाज को यूज करें इन ऑर्डर टू टेक द पर्टिकुलर डिसीजंस. तो ये जो न्यू आइडियाज को जनरेट करना है relating to the morality and ethics, that is termed as moral creativity. And moral creativity also means acting on those ideas and insights. यानी हम वो आइडियाज को हम यूज करें डिसीजन मेकिंग में in such a way कि आपके जो different stakeholders हैं that may be satisfied. तो ये एक टर्म हम यूज करते हैं moral creativity in ethics. अच्छा, इसमें देयर आर द डिफरेंट क्वेश्चंस जो हमें पूछने चाहिए व्हेन वी आर टेकिंग द डिफरेंट डिसीजंस. ये क्वेश्चंस जो हैं ये डिफरेंट थ्योरीज ने बनाए हैं जो हमें हेल्प करते हैं फॉर द राइट डिसीजन मेकिंग. नाउ वी विल हैव टू आस्क आवरसेल्व्स दैट हु एम आई. ठीक है, आइडेंटिफाई द फीलिंग्स एंड इंट्यूशंस दैट आर एम्फसाइज्ड इन द सिचुएशन. यानी अगर कोई सिचुएशन आपकी है और आपने उसमें कोई डिसीजन लेना है, तो आप पहले अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसमें अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं. ठीक है, यू विल हैव टू कंसीडर योरसेल्फ. देन आइडेंटिफाई डीपेस्ट वैल्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट अबाउट बाय द सिचुएशन. लाइक आप उसका जो है उसकी वैल्यूज को देखें कि व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल फॉर अस. और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने हमारा जो टाइटल है इस सब्जेक्ट का that is the business and Islamic ethics. Islamic ethics को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. There are the different rules available for us which have been told by Islam, by our holy book. उधर से हम हेल्प ले सकते हैं. Then identify the best course of action to understand the right thing to do. उसके बाद जब ये सारी हम सिचुएशन ले लेंगे, हेल्प ले लेंगे, then we will have to identify कि जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उसमें व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच शुड बी चोजन एज अ डिसीजन मेकिंग. देन हु आर वी. ये तो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में. एज अ होल भी हमें देखना है, एज अ ग्रुप मैनेजर, एज अ टीम मेंबर, एज द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, दैट व्हाट स्ट्रॉन्ग व्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन डू अदर्स हैव. यानी सिर्फ आपने अपने व्यूज के बारे में नहीं देखना, आपने दूसरों के व्यूज के बारे में देखना है कि दूसरे किस तरीके से ले रहे हैं उसी सिचुएशन को. दैट इज इंपॉर्टेंट. Then which position or view would most likely win over others. यानी आपका जो डिसीजन है how it can be helpful and support all the other stakeholders. ठीक है, can I coordinate a process that will reveal the values I care about this organization. यानी कोई हम ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं कि उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो और ओवरऑल सब स्टेक होल्डर्स का भी फायदा हो. तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं which should be considered while taking any sort of decision. Then who is the company top executive? As I told you earlier that sometimes we are working as the employee of the organizations, but सिर्फ अपना benefit सोच रहे होते हैं, उस organization का benefit को हम इतने preference नहीं दे रहे होते. So this is wrong. We will have to discuss about the company overall as well. Have I strengthened the organization to the best of my ability? यानी जितनी मेरी ability थी, whether I use that ability in order to benefit my organization who is giving me the employment. Have I considered my organization's role, society and shareholders boldly and creatively? यानी जो organization का role है उसको whether I consider it while taking the different sort of decisions.
और जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने कोई सीरियस एफर्ट की है कि नहीं की, हम अपने न्यू आइडियाज को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Then how can I transform my vision into the action, combining creativity, courage, and सर आवाज कट रही है. So how can I transform my vision into action, combining creativity, courage, and shrewdness? यानी हम किसी कैसे अपने विजन को, एक्शन को यूज कर सकते हैं in order to better benefit the organization. जी, is it आवाज क्लियर है थोड़ी? एक्सक्यूज मी सर. जी सर जी मुझे नेट का बहुत इशू आ रहा है सर. आवाज आपकी आवाज कट कट के आ रही है. क्या मैं यूट्यूब पे सुन सकता हूँ आपकी लेक्चर? जी, ये मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा. ओके सर. एब्सेंट तो नहीं लगेगी सर यहाँ पे? आप इसमें चैट में लगा दें और जब रिकॉर्डिंग सुन लेंगे उधर भी आप लोग लगाया करें अटेंडेंस. रिकॉर्डिंग ओके सर. करें कि मैंने सुन ली. ओके, एक और थ्योरिस्ट है नैश, उसने 12 क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे थे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू डिफाइंड द प्रॉब्लम एक्यूरेटली. एक चीज हमेशा याद रखें, ये जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल हैव टू, समटाइम्स हम कहते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लें, डिफाइन कर लें, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड. तो यू विल हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम एक्यूरेटली. उसमें हाउ वुड यू डिफाइन द प्रॉब्लम इफ यू स्टूड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप अगर दूसरी जगह खड़े हों, अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के देखें कि वो प्रॉब्लम को किसी कैसे डिफाइन करते हैं. यानी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए यू हैव नॉट ओनली टेक इनटू अकाउंट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, but you'll have to take into point the other stakeholders. That is important. Then how did this situation occur? ये situation क्यों आई, ये problem क्यों आई? What are the symptoms which lead to this problem? That is important to be considered. Then to whom and to what do you give your loyalty as a person and as a member of the corporation? कि आप जो है किसी कैसे लॉयल्टी डिलीवर कर सकते हैं एज अ पर्सन अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को और अपनी कॉर्पोरेशन को. व्हाट इज योर इंटेंशन इन मेकिंग दिस डिसीजन? आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपने तो इंटेंशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप वेदर फेयरली उसका डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. then how does this intention compare with the probable results? और वो जो intentions हैं, जो आपकी अगर अपनी personal intentions हैं, how it can affect the decisions and how it can affect the results. You should carefully identify it. And who could our decision injure? यानी हमारी decision जो हम ले रहे हैं उसका किस किस को नुकसान हो सकता है, कौन से stakeholders हैं which can be affected by these stakeholders. It should be properly analyzed. Then can you discuss the problem with the affected parties before you make your decision? Now that is very important कि आप जो है डिसीजन लेने से पहले वेदर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं. Now it is always important to discuss the different stakeholders before taking any sort of decisions, क्योंकि ये डिस्कशन से और नेगोशिएशन से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो सकती हैं. Then are you confident that your decision will be as valid over a long period of time? That is again very important. कि आपने सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो करनी है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करनी, शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं करनी. यू विल हैव टू सी इट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी उसका फायदा हो. Would you disclose without calm your decision? यानी विदाउट काम, विदाउट एनी डाउट आप अपने डिसीजन को अगर क्लोज करते हैं तो उसमें डिस्क्लोज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. कोई पब्लिक हो जाए आपका डिसीजन तो वेदर यू कैन जस्टिफाई द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पब्लिकली. व्हाट इज द सिंबॉलिक पोटेंशियल इफ योर एक्शन इज अंडरस्टूड, इफ मिसअंडरस्टूड? अगर आप कोई एक्शन करते हैं और वो अंडरस्टूड होता है या मिसअंडरस्टूड होता है तो उसकी क्या पोटेंशियल आपका रिएक्शन हो सकता है. You should identify it. Then under what conditions would you allow exceptions? कि कौन सी ऐसी situations हैं जिसमें आप different assumptions use कर सकते हैं in order to justify your decision. तो ये नैश ने कुछ 12 questions बताए थे which should be asked to ourselves before taking any sort of decisions. So these 12 questions can help the individuals
openly discuss the responsibility necessary to solve the ethical problems. ठीक है, then facilitate the group discussions. ये जो questions हैं अगर हम इसको consider करेंगे तो it will help us, it will facilitate the different groups after the thorough discussion. Then it will build the consensus around the shared points. It will help the consensus. आप एक consensus achieve करने में you will be successful. It will serve as an information source. It will uncover the ethical inconsistencies in a company's values. यानी जब आप डिस्कशन करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, तो आपकी जो एथिकल कंसिस्टेंसी अगर है तो दैट विल बी डिस्क्लोज्ड. इट विल अ सीईओ सी हाउ मैनेजर्स थिंग्स. ठीक है, आपकी टॉप मैनेजमेंट को पता चलेगा कि हाउ यू आर टेकिंग द डिसीजंस एंड व्हाट कैन बी द consequences of those decisions. Then increase the nature and range of choices. जब आप ये पूरा क्वेश्चंस को यूज करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो इट विल इंक्रीज द स्कोप फॉर द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन क्राइटेरिया फॉर एथिकल रीजनिंग. इसमें जब भी हम कोई डिसीजन करेंगे तो उसमें हमको आर्ग्यूमेंट्स देंगे उसकी सपोर्ट में. ठीक है, एथिकल रीजनिंग क्या होगी उस डिसीजन की सपोर्ट में, दैट इज इंपॉर्टेंट. The following three criteria can be used in ethical reasoning. The first one is moral reasoning should be logical. यानी जो आप रीजनिंग दे रहे हैं, जो आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, वो लॉजिकल होने चाहिए, वो कनेक्टेड होने चाहिए, वो रीजनेबल होने चाहिए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए. अगर आप उसको रीजनेबल कमेंट से उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे तो योर डिसीजन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द स्टेक होल्डर्स. Then factual evidence cited to support a person's judgment should be accurate, relevant and complete. जो आपके एविडेंस हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, वो रेलेवेंट होने चाहिए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए. अगर जितने ज्यादा फैक्ट्स यूज करेंगे इन द डिसीजन मेकिंग, जिसको हम रेशनल डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, दैट विल बी रेडिली एक्सेप्टेबल बाय द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. देन एथिकल स्टैंडर्ड्स यूज शुड बी कंसिस्टेंट. यानी जो आप कोड ऑफ एथिक्स यूज कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज यूज कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सिचुएशन में तो डिफरेंट एथिक्स का स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं और दूसरी सिचुएशन में डिफरेंट यूज कर रहे हैं. दो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थ्योरी व्हिच वी विल डिस्कस इन लेटर. लेकिन फिर भी जो आपका एथिकल डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स हैं, दैट शुड बी कंसिस्टेंट. A simple but powerful question can be used throughout your decision-making process in solving the ethical dilemmas is, what is my motivation for choosing a course of action? यानी जब आप कोई कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल क्या है और आपकी क्या इंक्लिनेशन है उस डिसीजन में. आपकी अपना कोई फायदा तो नहीं है. ठीक है, you should mainly consider the overall stakeholders benefits instead of your own benefit. Then a major aim of ethical reasoning is to gain a clearer and sharper logical focus on problems to facilitate acting in morally responsible ways. ठीक है, two conditions that eliminate a person's moral responsibility for causing harm are, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम कहेंगे कि हम उसको, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, बरी जुमा करार दे देंगे कि आपकी गलती नहीं है उसमें. वो कौन सी सिचुएशंस है? उसमें एक सिचुएशन तो है इग्नोरेंस. यानी आपने इग्नोरेंस में आके अनइंटेंशनली कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे नुकसान हुआ है, तो आप जो है बरीजुमा होंगे क्योंकि आपको पता नहीं था या अनइंटेंशनली आपने वो डिसीजन लिया था. दूसरी है इनएबिलिटी, यानी यू डोंट हैव द एबिलिटी टू टेक द पर्टिकुलर डिसीजन और वो आपसे डिसीजन हो गया है. और सो ये दीज आर द कंडीशंस व्हिच कैन एलिमिनेट और रिड्यूस द पर्सनस मोरल रिस्पांसिबिलिटी. Mitigating circumstances that excuse or lessen a person's moral responsibility include, अभी जो मैंने आपको दो रीजन बताई, इग्नोरेंस की और इनेबिलिटी की, that will eliminate, यानी completely eliminate the person's moral responsibility. But what are the conditions which can lessen a person's moral responsibility? These conditions are a low level or lack of seriousness to cause harm. यानी आपकी जो हार्म है, अगर किसी स्टेक होल्डर को कोई नुकसान हुआ है तो वो इतना सीरियस नहीं था, तो उसकी बेस पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड. अनसर्टेनिटी अबाउट द नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग. नाउ अगेन आपके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी अगर हो या अनइंटेंशनली कोई आप रॉन्ग डूइंग करते हैं तो दैट मे बी जस्टिफाइड लेटर. द डिग्री टू विच हार्मफुल इंजरी वाज काज्ड और अवर्टेड. ठीक है, द डिग्री टू विच अ हार्मफुल इंजरी वाज कॉज्ड और अवर्टेड.
यानी अगर उसका कोई इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा इतनी इंजरी नहीं हुई किसी स्टेक होल्डर्स को, तो that may also be lessen the moral responsibility over the managers. Now again, कोई डिसीजन आपने लेना है तो यू विल चेक दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस कि यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो लीगल है, वेदर ये अगेंस्ट तो नहीं है, वायोलेट तो नहीं कर रहा किसी लॉ को या आपकी किसी कंपनी की पॉलिसी को या प्रोसीजर को, then is it balanced, is it fair to all concerned in the short term as well as in the long term, यानी वो डिसीजन जो है वो फेयर डिसीजन है, इक्वली एप्लीकेबल है टू ऑल, ऐसा तो नहीं है कि उसका किसी एक को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या कोई बैलेंस डिसीजन नहीं है, या कोई इसमें अनफेयर आपको ऑन दी फेस ऑफ इट लग रहा है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेनिफिट नहीं दे रहा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं दे रहा, that should have the long term perspective as well. Does it promote win-win relationships? यानी इसमें you should always try to have the balanced decision in the sense कि आपको win-win एक relationship adopt हो जाए, यानी आपकी जो दोनों parties हैं, जो different stakeholders हैं, उसमें नुकसान ना हो किसी का और थोड़ा benefit हो जाए सबका. That is termed as the win-win situation. Then how will it make me feel about myself? Will it make me proud? यानी आप जो डिसीजन ले रहे हैं, whether you will feel proud, आपका ज़मीर तो आपको वो नहीं कर रहा, मलामत कर रहा कि ये किस किस्म का डिसीजन लिया है आपने, ठीक है? अगर आप ऑनेस्टली डिसीजन लेंगे तो ऑफ कोर्स you will stand with your decision. Would I feel good if my decision was published in the newspaper? यानी अगर वो आपका जो डिसीजन है अगर पब्लिक हो जाए और सबको पता चल जाए तो आप कैसा फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे। ज़ाहिर अगर आपने ethical decision नहीं लिया होगा तो you will not feel good. Then would I feel good if my family knew about it? अगर कोई ऐसी हम चीज़ें करते हैं या तो अगर फैमिली को हमारे पता चले तो how we will feel it. Of course अगर कोई unethical decision करेंगे तो we will, our family and we of course will not feel good about it. Would I want my children to do the same thing? ठीक है, अगर हम किसी के दूसरों के लिए डिसीजन ले रहा हूँ, वही चीज़ें अगर अपनी फैमिली के लिए कभी मुझे लेनी पड़े तो whether that will be justified or not. ये अभी जो हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस ऑन व्हिच यू विल हैव द मोरल रिस्पांसिबिलिटी, व्हेन यू नोइंगली एंड फ्रीली एक्टेड और caused the act to happen and knew that the act was morally wrong or harmful to others. यानी इसका मतलब ये है अगर आप जानबूझकर कोई चीज कर रहे हैं, अनएथिकल चीज कर रहे हैं और रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं तो यू विल बी 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है? यू विल बी 100% रिस्पॉन्सिबल when you knowingly and freely fail to act or prevent a harmful act and you knew it would be normally wrong, morally wrong for a person to refrain from acting. यानी आप अगर उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर रहे जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और आपको पता है कि इन चीज़ों से दूसरों का नुकसान हो सकता है, इट कैन डैमेज द अदर स्टेक होल्डर्स, तो अगेन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. So these are the two conditions in which the manager who is taking the decision, he will be 100% liable and responsible as far as the ethics and the moral values are concerned. So we've already discussed these conditions that if you are taking some decisions due to the ignorance or due to the inability, then that can eliminate the person's moral responsibility. And but if you are taking the decisions due to the low level or lack of seriousness which can cause someone, then जो इसकी risk है या उसका that can be lessened. Uncertainty about the knowledge of wrongdoing, अगर बहुत ही uncertain situation है और उसमें आपकी uncertain situation में कोई wrongdoing हो जाती है तो that may also lessen the person's moral responsibility. The degree of the harm with the different stakeholders, if that is not serious, then again you may not be fully responsible for that sort of situation. जी क्लास, अभी तक कोई क्वेश्चन अगर है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. इसके बाद हमने थ्योरी स्टार्ट करनी है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट.
Okay, let me discuss about the different ethical theories and approaches. There are many theories and the approaches which can be discussed, but of course we will discuss the most important theories. Among these theories are the ethical relativism, then utilitarianism, universalism, rights theory, justice theory, and virtue ethics. So let's discuss these theories one by one in detail. We will also discuss the different benefits and the disadvantages of these theories. As I told you earlier, and I am repeating it again, we cannot say that a certain theory is the right theory and that can be applicable everywhere. That is not true. We should apply the different theories according to the different situations, according to the different scenarios. ठीक है, every theory, एक चीज हमेशा याद रखें कि मैनेजमेंट की और जो सोशल साइंस की जो थ्योरीज होती हैं, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द सर्टेन assumptions. So you'll have to identify those assumptions, and then accordingly you may apply those theories. That is most important. Now let's discuss about the ethical relativism. Ethical relativism is also known as a self-interest approach. Ethical relativism holds that no universal standards or rules can be used to guide or evaluate the morality of an act. यानी कोई ऐसी यूनिवर्सल ऐसी चीज नहीं है एथिक्स के जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो. दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. ठीक है, दिस व्यू आर्ग्यूज दैट द पीपल सेट देयर ओन मोरल स्टैंडर्ड्स फॉर जजिंग देयर एक्शंस. यानी व्हेनेवर यू वांट टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, you will take the decisions on the basis of your own judgment, on the basis of your own ability, and on the basis of the information you are available. This is also referred as naive relativism. इसको हम कहते हैं. The logic of ethical relativism extends to the culture. Now, इसका मतलब ये है कि culture, according to the different culture, we should behave accordingly. इसको हम कहते हैं while in rooms do as the Romans do. यानी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कल्चर आपको जो है डिसीजन लेना होगा. बहुत सी ऐसी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन बाकी डिफरेंट कल्चर में वो एक्सेप्टेबल हो. ओके, माइक आप लोग बंद कर दें अपने अपने, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन ताकि ना हो. सर समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हैं. आपको सर आपकी आवाज काट है. ओके, लेट मी चेंज द माइक. शायद माइक में ना प्रॉब्लम हो. सर वो आपकी आवाज ही बिल्कुल चली गई थी, पता नहीं क्या इशू हुआ. अभी फिर अभी आ रही आवाज. यस सर, अब आई है. आ रही है. अच्छा, एथिकल रिलेटिविज्म को हम डिस्कस कर रहे थे कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कल्चर लेते हैं. बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमारे यहाँ तो अच्छे हों, लेकिन बाद दूसरी कंट्रीज में चले जाएं, दूसरे कल्चर में चले जाएं, तो डेट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल. ठीक है, हमारे यहाँ शराब पीना जो है वो एक नहीं है रिलीजियस, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप बाकी कंट्रीज यूरोप में चले जाएं तो डेट इज एक्सेप्टेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपने जो भी डिसीजन लेना होता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर ओन जजमेंट एंड दैट इज बेस्ड ऑन द कल्चर यू आर लिविंग. इसमें हम कहते हैं ना, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू. यानी जब भी आप डिसीजन लें तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कल्चर्स वो डिसीजन लें. तो दैट इज द एथिकल रिलेटिविज्म. ये एथिकल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस. अब जिस तरह मैंने आपसे सर. एक सिचुएशन डिस्कस की थी कि हम रात को जा रहे हैं 2 बजे, आप हाईवे पे जा रहे हैं और सिग्नल आपको रेड मिल रहा है. ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं. अब ये रिलेटिविज्म की हम थ्योरी को अगर यूज़ करें तो आप अपनी जजमेंट देखेंगे. यानी आप अपने तौर पे इसको जज करेंगे कि अगर मैं क्रॉस कर लेता हूँ तो कोई तो ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है, ठीक है, कोई कैमरे शैमरे भी नहीं है और किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, मेरा भी कोई नुकसान नहीं है, मेरा हो सकता है थोड़ा सा फायदा हो जाए, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, तो यू क्रॉस द सिग्नल. यानी आप जो डिसीजन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट वो ले रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर ओन जजमेंट. इसी चीज को हम कहते हैं दैट इज द रिलेटिविज्म, कि हम अपनी पर्सनल जजमेंट की बेस पे या किसी कल्चर की बेस पे, ठीक है, वो डिसीजन लेते हैं.
नाउ इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या होते हैं रिलेटिविज्म के? Ability to recognize the distinction between the individual and the social values, customs and moral standards. यानी ये theory will help us to take action according to the different culture, according to the different religions. बहुत से different religions हैं कि किसी एक religion में एक चीज़ अलाउ होती है, हो सकता है वो दूसरी religion में अलाउ ना हो। इसी तरीके से एक कल्चर या एक कंट्री में एक चीज़ अलाउ होती है या अच्छी समझी जाती है, दूसरे कल्चर में वो अच्छी नहीं समझी जाती। तो ये थ्योरी हमें हेल्प करती है to take the decisions according to the different cultures and according to the different societies. Now, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। आपको मैंने बताया था कि हर थ्योरी की कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। Now, इसकी प्रॉब्लम्स इंक्लूड इम्प्लाई एंड अंडरलाइंग लेजीनेस। ठीक है, इसमें लेजीनेस है, यानी हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी जजमेंट या कल्चर पर डाल रहे हैं, उसकी बेस पे ले रहे हैं, हम और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर रहे, उसकी कंसिक्वेंसेस को नहीं देख रहे या बाकी चीज़ों को नहीं देख रहे। तो दैट्स व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ थ्योरी अप्लाई एंड अंडरलाइंग लेजीनेस देन कंट्राडिक्ट्स एवरीडे एक्सपीरियंस। ठीक है, हम डेली जो एक्सपीरियंस है वो इसमें कंट्राडिक्ट हो सकता है, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सली आपकी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए and that should not be allowed in any sort of culture and in any sort of society. ठीक है, तो ये जो थ्योरी है उस चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। Then relativists can become the absolutists in the sense, क्योंकि हम इसमें पर्सनल जजमेंट की बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं, उसमें वो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है दैट कैन बी डोमिनेंट हो सकता है। नो मैकेनिज्म टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, यानी हम जो डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ कल्चर की बेस पे अगर ले रहे हैं, अगर दे आर द डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज और दे बिलोंग टू द डिफरेंट कल्चर्स एंड द सोसाइटीज, तो दिस थ्योरी विल नॉट बी हेल्पफुल इन रिजॉल्विंग सच सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। Now, ये हमने जो डिस्कस कर रहे हैं एक्सिस का राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर डिस्कसिंग विद द रेस्पेक्ट टू द स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। तो इसको थोड़ा सा हम रिलेटिविज्म की जब थ्योरी यूज करते हैं तो वी विल हैव टू केयर अबाउट द डिफरेंट situations with respect to the stakeholders analysis as well. When considering the principles of relativism in a stakeholder analysis, ask the following questions. What are the major moral beliefs and principles at issue for each stakeholders affected by the decision? यानी जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आप ये देखें कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या बिलीव्स हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ को आप कंसीडर करें, उसको एग्जामिन करें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। देन व्हाट आर माय मोरल बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स इन दिस डिसीजन, उसके बाद अपनी वैल्यूज़ और अपने मोरल बिलीव्स को भी देखें कि व्हाट आर योर ओन वैल्यूज़ व्हेन यू टेक अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डिसीजन। Now this session is about to end. I will just take 5 minutes break, and after 5 minutes we will start again.